हेलो एवरीवन। आज के एनटी यूजीसी नेट पेपर वन के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिवृत्ति की बात करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो कोई भी स्टूडेंट जो भी पेपर वन की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को देख सकता है। भले ही आपका पेपर टू कुछ भी हो सकता है, वो लाइब्रेरी साइंस हो सकता है, वो कंप्यूटर साइंस हो सकता है, वो आपका हिंदी हो सकता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज हो सकता है। तो ये पेपर वन के वीडियोस आपके सभी स्टूडेंट्स के को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। अब इससे पहले हम लोगों ने आपके लिए पेपर वन का पार्ट वन लेकर आए थे और इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके सामने पार्ट टू की बात कर रहे हैं। यानी पार्ट वन के अंदर हमने 20 क्वेश्चन करे थे और पार्ट टू में भी हम लोग अगले 20 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये जैसा कि मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग आपके सामने 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक पूरी कंप्लीट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर पेपर वन के कंप्लीट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे इस चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको ये लगता है कि हमारी बीएसआई एकेडमी टीम आपके लिए कार्य कर रही है तो उसके लिए भाई एक लाइक तो बिल्कुल बनता ही बनता है। ओके, तो ये तो थी हमारे चैनल के बारे में बात। अब हम आते हैं आपके सवालों पर। अब देखो, ये सारे वीडियो जो भी हम लोग बना रहे हैं उनके पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। पेपर वन का चैनल है हमारा कंप्लीट, जिसमें हम लोग समय समय पर बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताते रहते हैं। क्लियर है? और ये सारे क्वेश्चन आपके सेट एग्जाम जो कि आपके स्टेट एलिजिबल टेस्ट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके लिए भी जो बच्चे अपने स्टेट लेवल के सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके अपने रिसर्च एप्टीट्यूड के इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहले भी सवाल हमारे पेपर वन के आईसीटी लैंग्वेज में थे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लेना। तो ये सवाल आपके सामने है। इन डूइंग द एक्शन रिसर्च, जब हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो उसके सामने कुछ चरण होते हैं। ये चरण को हम लोग जो है रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, प्लानिंग और एक्शन, चार में बांटते हैं। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन का होता है कि इनका मतलब क्या होता है। प्लानिंग यानी किसी भी कार्य को करने के लिए पहले उसकी योजना बनाना, फिर एक्ट करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं यानी उसका निरीक्षण करते हैं, फिर उसका रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन है वो गलत हुआ है, यहाँ पे आ रहा प्रतिबिंबित, नहीं प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है इसे गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं तो कभी कभी गूगल ट्रांसलेट में इसकी हिंदी गलत आ जाती है। रिफ्लेक्शन का जो अर्थ है आप यहाँ पे कह सकते हो जब आप उसको दोबारा से इसको फीडबैक फॉर्म में लेके आते हैं तो हम उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, पहले होगा प्लानिंग, पहले आएगा प्लानिंग, फिर आएगा एक्ट, एक मिनट, एक्ट आएगा, फिर एक्ट, एक्ट, फिर आएगा ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, और फिर आएगा रिफ्लेक्ट, फिर आएगा रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो प्लानिंग, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो क्या करेक्ट आंसर हुआ? करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। दूसरा जो है वो करेक्ट आंसर है, तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 22वां, एक मिनट, यस, ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन है। लेंदी क्या है इन द सेंस की क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, थोड़ा उसमें इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं ऑप्शन के लिए थोड़ा सा नीचे इसको ले आता हूँ। यस, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ अ टीचर and student with a view to explore the possibility of their enhanced participation in a school program. This type of research is known as evaluation research, fundamental research, action research या फिर applied research. एक स्कूल के प्रधानाचार्य
भट्टाचार्य ने शिक्षकों और छात्रों का इंटरव्यू सत्र आयोजित किया, यानी साक्षात्कार सत्र आयोजित किया, जिससे स्कूल के कार्यक्रमों में बच्चों की और छात्रों की और शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। तो इस तरह के प्रयास को हम लोग किस तरह के शोध के अंदर रखेंगे? मूल्यांकन शोध, फंडामेंटल रिसर्च जिसे मौलिक शोध भी कहते हैं, क्रियात्मक शोध या व्यवहारिक शोध। तो देखो अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च तो ये नहीं आएगा, क्लियर है। अब यहां पर एक तरीके का कुछ ऐसा कार्य है। कार्य क्या है? कार्य ये है कि बच्चों की और टीचरों की कार्यक्रमों में भागीदारी किस तरह से बढ़ सकती है। प्रिंसिपल को इसको ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं। तो एक आपके सामने प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इंटरव्यू सेशन रख रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो होती है, जो हमारा शोध होता है, इसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक शोध कहते हैं इसको, ठीक है। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। तो थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23वां। सवाल नंबर 23वां ये कह रहा है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। फॉर्मली यानी इनमें से किसका जो रिपोर्टिंग, देखो जब भी हम लोग कोई कार्य करते हैं उस कार्य की एक पूरी की पूरी रिपोर्ट हमें तैयार करनी होती है, और उस रिपोर्ट का फॉर्मेट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इनमें से कौन सी ऐसी मतलब चीज है, रिपोर्टिंग का फॉर्मेट जो है वो फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड है। फॉर्मली वहां के संस्थानों द्वारा हो सकती है, ठीक है। तो डॉक्टरल लेवल थीसिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर, वर्कशॉप एंड सेमिनार और सिंपोजिया आपको बताना। तो देखो भाई, जो भी हमारी डॉक्टर लेवल की जो थीसिस होती है ना, वहां के संस्थान आपको बताते हैं आपको किस फॉर्मेट में अपनी थीसिस को लिखना है, बताते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अपनी डॉक्टरेट डिग्री कर रहा है उसको ये पता होगा कि वहां पर उसको एक प्रॉपर डॉक्टर लेवल का थीसिस बताया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, क्योंकि डॉक्टर लेवल यानी जो भी आप पीएचडी कर रहे हैं किसी भी विषय के अंदर, जब आप अपना कार्य पूरा कर लेंगे तो कार्य को पूरा करने के बाद आपको अपनी थीसिस सबमिट करनी होगी, और इस थीसिस का जो फॉर्मेट होता है आपके विश्वविद्यालय द्वारा पूरी तरीके से औपचारिक रूप से आपको अपनी उनकी वेबसाइट पर आपको उसका पार्ट मिल जाएगा कि किस तरीके का रिपोर्टिंग का प्रारूप होना चाहिए, क्लियर है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो डॉक्टर लेवल थीसिस होती है, क्लियर है। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 24वां, द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, ठीक है। यानी जो रिसर्च एथिक्स है यानी अनुसंधान नैतिकता है, जनरली हम लोग रिसर्च के किस स्टेज पर या किस चरण पर मानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रासंगिक है। एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन, जब हम लोग अपनी समस्या का निर्धारण या निर्माण कर रहे हैं, उसकी परिभाषित कर रहे हैं उस स्टेज पर यानी फर्स्ट स्टेज पर, या फिर एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च, जब हम लोग अपने अनुसंधान यानी शोध में जो जिस पॉपुलेशन या जिस भी स्तर पर हम लोग लोगों का डेटा लेंगे उस समय पर, या फिर जब हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे उस स्टेज पर, या फिर रिपोर्टिंग की स्टेज पर। तो देखो भाई, जो रिसर्च एथिक्स है वैसे तो हर स्टेज पर होती है, बट खास तौर से जब हम लोग अपनी पॉपुलेशन का यानी जिस तरीके का शोध हम लोग जिन लोगों पे कर रहे हैं उसका डेटा लेते हैं और उसका इंटरप्रेट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसका विशेष रूप से इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो वैसे तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर वो थर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ, बट फिर भी
जो रिसर्च है, रिसर्च के हर चरण में हम लोग जो है शोध नैतिकता की बात करते हैं। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 25वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पिटेबल टू द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स, यानी इनमें से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अति संवेदनशील हैं, किसके मामले में, शोध नैतिकता के बारे में। इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, फॉल्टी रिसर्च डिजाइन, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक और रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। अब देखो, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मुद्दा जो है वो ज्यादा संवेदनशील है, किसके मामले में, शोध नैतिकता के मामले में। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, रिपोर्टिंग, आपकी रिपोर्टिंग, आपको बताना कुछ और था, आपने रिपोर्ट में बता कुछ और दिया। सैम्पलिंग टेक्निक, आपको सैम्पलिंग टेक्निक यूज कुछ और करनी थी, आपने कुछ और यूज कर दी। रिसर्च डिजाइन कुछ और यूज करना था, आपने कुछ और यूज कर दिया। स्टैटिस्टिक टेक्निक आपने कुछ और यूज करी थी, आपने कुछ और यूज कर दी। देखो, स्टार्टिंग के जो 3 है ना, ये तो कहीं कुछ हद तक हम लोग जो है फिर भी मान लेते हैं कि वो डिपेंड करता है कि हमारा शोधकर्ता क्या करना चाहता है। बट आपने कुछ निकाला कुछ और बताया दुनिया को कुछ और, ये ज़्यादा संवेदनशील है। तो इसलिए इस यहाँ पर जो मुद्दा नंबर 4 है वो जो है वो ज़्यादा संवेदनशील है, वो ज़्यादा संवेदनशील है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका 4 होगा, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन फाइनलाइजिंग द थीसिस राइटिंग फॉर्मेट, जब हम लोग थीसिस का फॉर्मेट पूरा का पूरा फाइनलाइज कर लेते हैं, इनमें से कौन से ऐसी पार्ट हैं जो कि जिसके लिए सप्लीमेंट्री पेज लगते हैं, एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर, टेबल ऑफ कंटेंट, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस। अब देखो, लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर ये तो हमारा इंडेक्स का पार्ट होता है, तो इसके लिए तो आपको सप्लीमेंट्री पेज की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हीं पेजों में हमारा काम होता है। टेबल ऑफ कंटेंट भी हम लोग उन्हीं पेजों में करते हैं। कंक्लूजन ऑफ द स्टडी जो है ये एक अलग से चैप्टर होता है, तो इसके लिए भी हम लोग सप्लीमेंट्री पेज ऐड नहीं करते। हम लोग सप्लीमेंट्री पेज ऐड करते हैं अलग से बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस के लिए। क्लियर है, जो कि लास्ट में, जब आप रिसर्च को अपने थीसिस की लास्ट में हम लोग यूज करते हैं, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4th है। बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस आर एडेड इन द एंड ऑफ द अवर रिपोर्ट थीसिस राइटिंग। ओके, अगला सवाल, तो इसका करेक्ट आंसर 4th है। अगला सवाल, सवाल नंबर 27वां। थोड़ा आंसर इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक पूरा क्वेश्चन आ रहा होगा आपका, लास्ट का वर्ड नहीं आ रहा, तो वो है संगोष्ठी। ठीक है, क्या है संगोष्ठी? अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया एंड इशू में बी मेड पॉसिबल। यहां पर कहां, किसके अंदर बड़े मुद्दों पर बातचीत और आइडिया का आदान प्रदान किया जा सकता है? रिसर्च आर्टिकल के अंदर, वर्कशॉप मोड के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर, या फिर सिंपोजियम के अंदर। ठीक है, अब जो रिसर्च आर्टिकल जो होता है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक तक रहता है, वर्कशॉप भी जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है, सिंपोजियम भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, जो कॉन्फ्रेंस होती है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संगोष्ठियां होती रहती हैं। तो कॉन्फ्रेंस जो है, कॉन्फ्रेंस जो सम्मेलन होता है, आपने देखा होगा आजकल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थान होते हैं, हमारे विश्वविद्यालय होते हैं, उन पर कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे IEEE संगोष्ठी मतलब कॉन्फ्रेंस कराता है, तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस जो होती है वो एक बड़ा प्रारूप है हमारी इन छोटे छोटे आइडियाज का। तो इसलिए कॉन्फ्रेंस जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्लीज मार्क कॉन्फ्रेंस एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकस ऑन द एम्यूलेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा रिसर्च का, शोध का प्रकार है जो इस समय जो भी समस्या होती है उसे सुधारने के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं? फंडामेंटल रिसर्च,
यानी मौलिक अनुसंधान। देखो यहाँ पे अनुसंधान का मतलब है शोध, क्योंकि जब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ रिसर्च को जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे अनुसंधान आता है, बट ये जो अनुसंधान वो वाला अनुसंधान नहीं बल्कि ये शोध वाला है, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च अनुप्रयुक्त शोध, एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रायोगिक शोध। तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर परिस्थिति को सुधारने पर केंद्रित करें तो हम लोग किसको करेंगे? फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च जो है ये थोड़ा बड़ा पार्ट होता है। एक्शन रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसका आंसर थर्ड और फोर्थ में है। क्या आंसर हो सकता है? वीडियो को पॉज करो, सोचो और बताइए, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो इसका जो है वो आपका है एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध, ठीक है। तो प्लीज मार्क थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे सामने एक समस्या है, उस समस्या को हम सुधारने के लिए या समस्या का उपाय बताने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियों पर फोकस करते हैं या केंद्रित करते हैं जिससे हम उस समस्या को सुधार सकें और उसको पर्टिकुलर जो हमारा जो समस्या है उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें। तो प्लीज मार्क थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 29वां आपके सामने सवाल है, ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे तो ऑप्शन जरा थोड़ा सा मैं उसको नीचे कर लेता हूं आपके लिए तो दिख जाएगा। यस, scope for implementing the ICT support is relatively more in which of the following stage of research? यानी अगर हमें ICT का उपयोग करना है तो किस चरण में ICT का अधिक से अधिक यूज किया जा सकता है, अब आपको बताना है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में, समस्या का सूत्रीकरण करने में, हाइपोथेसिस मेकिंग में, परिक्रमा बनाने में, डेटा कलेक्शन में, डेटा एनालिसिस में, डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो देखो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपके सामने ICT का उपयोग करना है, तो ICT का उपयोग जो है कहां कहां किया जा सकता है? देखो यहां पर अगर आप देखें ICT का उपयोग जो है ना डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन, इन तीनों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब हमारे सामने ऑप्शन में C और D भी है और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी है। तो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, मुझे बताइए, कमेंट करके बताइएगा। तो देखो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो वही है जो एनालिसिस आएगा। तो डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी डेटा का संग्रह करना और डेटा का विश्लेषण करना। यहाँ पर ICT के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो कि हमारे सामने होते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो आपका थर्ड है। अगला सवाल, सवाल नंबर 30वां, अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथोलॉजी ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड, यानी आपको किस तरीके की रिसर्च करनी है उसकी पूरी कंप्लीट मैथोडोलॉजी गिवन होती है। किस तरह के अंदर? थीसिस डिसर्टेशन में, सिंपोजियम वर्कशॉप में, सेमिनार पेपर में, आर्टिकल्स में, कॉन्फ्रेंस सेमिनार पेपर में भी अभी मैंने आपको बताया था। देखो जो रिसर्च होती है ना हमारी, जो शोध होता है, तो शोध की कार्य प्रणाली की अगर बात करें तो थीसिस होती है, जो डिसर्टेशन होता है, जो हमारी जो हम लोग अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में और अपने डॉक्टरेट डिग्री में लिखते हैं, उसके लिए जो मैथोलॉजी होती है वो पूरी तरीके से दी होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है थीसिस और डिसर्टेशन, क्योंकि सिंपोजियम, सेमिनार पेपर ये जो होते हैं ना, ये इनकी भी रिपोर्ट होती है, इनकी भी मैथोलॉजी होती है, बट थीसिस और डिसर्टेशन में, क्योंकि जब आप डॉक्टरेट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ज्वाइन करते हैं तो आपको किस समय में क्या क्या करना है ये आपको पहले से बता दिया जाता है, पहले से ही बता दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है आपका थीसिस और डिसर्टेशन, तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला सवाल, सवाल नंबर 31, 31, A researcher intend to explore the effect of possible factor for the organization of effective midday meal intervention. Which research methodology will be appropriate for this study? क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब ये है, एक ऐसा शोधकर्ता है वो ये इस पर शोध करना चाहता है कि जो भी संस्थान के अंदर मिड डे मील आयोजित की जाती है, सरकार के द्वारा दी जाती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर उसमें पड़ने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मिड डे मील को ज़्यादा
प्रभावशाली बनाते हैं। एक शोधकर्ता प्रभावी मध्याह्न जैसे मतलब गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोवाइड करती है बच्चों को स्कूल के अंदर। अब आपको मतलब शोधकर्ता को यह बताना है कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि मिड डे मील को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। तो मिड डे मील तो आएगी, ठीक है। अब मिड डे मील को प्रभावशाली बनाने के लिए पहले मिड डे मील को लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हिस्टोरिकल मेथड नहीं, हिस्टोरिकल विधि नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड नहीं होगा। अब इसमें या तो एक्सपेरिमेंटल मेथड आएगा या एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड आएगा। देखो एक्सपेरिमेंटल मेथड वहां होता है जहां पर हम लोग जो है कोई प्रयोग कर रहे होते हैं। अब एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होता है कि पहले कार्य कर दो, उसके बाद उसका जो प्रभाव है उसको चेक करना होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका फोर्थ है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, क्योंकि आपको पहले मिड डे मील लॉन्च करना पड़ेगा, मिड डे मील को पहले लाना पड़ेगा, उसके बाद उससे संबंधित जितने भी कारक हैं उनका आप विश्लेषण करेंगे बाद में कि भाई स्कूल के अंदर अटेंडेंस को अगर हमें कंपल्सरी बना दें तो मिड डे मील पर ज्यादा इंटरवेंशन, तो मिड डे मील का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल मिलाकर ये बताना है हमें, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है ये बताता है। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 32वां, क्या कहता है ये क्वेश्चन को मैं नीचे ले जाता हूं इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग द रिसर्च। इनमें से कौन सी ऐसा शोध है, मतलब कौन सा ऐसा रिसर्च, मतलब अगर हम लोग शोध करना चाहते हैं तो इनमें से हमें वो कार्य तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी भी शोध को करने के लिए, रिसर्च डिजाइन बनाना, रिसर्च क्वेश्चन तैयार करना, रिसर्च हाइपोथेसिस को बनाना, या फिर कौन सा डेटा एनालिसिस प्रयोग में लाएंगे ये बताना। तो देखो किसी भी रिसर्च को करने के लिए सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि रिसर्च के क्वेश्चन क्या क्या होंगे, मतलब हम लोग किस पे शोध करना चाहते हैं, इसके बाद ही तो सारे कार्य करेंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा, ठीक है। चलिए प्लीज मार्क सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 33वां। द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज सेम एज इन, जो भी हमारा थीसिस लिखने का जो प्रारूप होता है वो किसके जैसा होता है? प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर आर्टिकल, राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, रिसर्च डेजर्शन और प्रेजेंटिंग अ वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस पेपर। तो देखो भैया, जो हमारी रिसर्च पेपर और आर्टिकल होते हैं और जो प्रेजेंटेशन होती हैं और जो कॉन्फ्रेंस पेपर होते हैं वो हमारे ना शॉर्ट फॉर्मेट में होते हैं। पर जो रिसर्च डेजर्शन होता है ना, किसी भी तरह का शोध का जो शोध का जो डेजर्शन होता है, जैसे थीसिस, जिसको हम लोग थीसिस भी कहते हैं, तो वो ही हमारा फॉर्मेट जो है, इन दोनों का फॉर्मेट जो होता है वो सेम होता है। और सही बताए बातों में बोला जाए, सही मायनों में बोला जाए कि रिसर्च डेजर्शन को ही थीसिस कहते हैं। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34वां। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म, जब हम लोग गुणात्मक अनुसंधान के बारे में बात करते हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल, इनमें से किस में हम लोग जो हैं कौन से स्टेप को, कौन सी फीचर को महत्वपूर्ण मानते हैं? डेटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज रिजल्ट टूल्स, हम लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं विद स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिसर्च टूल के अंदर। सैम्पलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस और डेटा गैदरिंग टू। तो देखो ये हम जो डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी शोध के अंदर, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस, तो हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है विद बॉटम अप एविडेंस, एम्पेरिकल एविडेंस। तो प्लीज मार्क थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 35। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और वीडियो आई थिंक ऑलमोस्ट 25 मिनट का हो गया, आधे घंटे के अंदर हम इसे कवर करना चाहते हैं। तो अगले जो आधे घंटे, जो 5 मिनट में 5 सवाल आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। जल्दी करिए इनको,
कि वीडियो को लेंथी बनाने का कोई फायदा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इनमें से कौन सा जो है गैर संभाव्यता नमूना है, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक एग्जांपल है। सिंपल रैंडम, पर्पसिव सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग या फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो देखो सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड जो है आपकी जो है कैसी हैं, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका कौन सा होगा, वो आपका आएगा पर्पसिव सैंपलिंग, ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है ये तीनों के तीनों जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, बट पर्पसिव जो है वो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग है। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 36वां, रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, यानी जो एक तत्काल आवेदन की शोध धारा है कौन सी है। आपके सामने एक समस्या है और उस समस्या से संबंधित आपको तुरंत उपाय चाहिए, तो किस तरह की शोध आप करेंगे, कंसेप्चुअल रिसर्च करेंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे, फंडामेंटल रिसर्च करेंगे या फिर एम्पेरिकल रिसर्च करेंगे। तो मैंने आपको थोड़ी देर में बताया था, अगर आपके पास कोई समस्या है और समस्या से संबंधित आपको तुरंत के तुरंत उपाय चाहिए, तो उस केस में हम लोग जो है क्रियात्मक शोध करते हैं, एक्शन रिसर्च करते हैं। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। फंडामेंटल रिसर्च और कंसेप्चुअल रिसर्च जो है ये हमारे डीप स्टडी के पार्ट होते हैं, और वही इंपेरिकल रिसर्च के अंदर हम लोग डेटा से रिलेटेड संबंधित बात करते हैं। बट एक्शन रिसर्च में कोई समस्या से संबंधित जो भी तुरंत शोध करना होता है, हम तुरंत के तुरंत उसी समय उसे करते हैं। क्लियर है? तो प्लीज मार्क सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 37वां, when a academician are called to deliver a lecture on presentation to an audience on a certain topic or a set of topic of education nature, it is called, यानी अगर एक एकेडमिशियन को बुलाया जा रहा है किसी विषय पर लेक्चर देने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए, और कहां पर बोलने के लिए, जहां पर एजुकेशन नेचर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप या सिंपोजियम। देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप जो होती है ये जरूरी नहीं है इनका नेचर एजुकेशन हो, ये जो है ये आपके जॉब से संबंधित भी हो सकती है, प्रोफेशन से संबंधित भी हो सकती है। बट सेमिनार और सिंपोजिया दो ऐसी तरीके हैं जहां पे एजुकेशनल नेचर का होता है, और खास तौर से जो हमारे सेमिनार होते हैं, सेमिनार वो एजुकेशन नेचर के होते हैं। तो एजुकेशन से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अगर हम लोग लेक्चर डिलीवर के लिए बुला रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए बुला रहे हैं, तो खास तौर से हम लोग सेमिनार या संगोष्ठी, मतलब सेमिनार के अंदर प्रस्तुत करते हैं। और देखो सेमिनार, अब हिंदी में संगोष्ठी और संगोष्ठी दोनों में का ट्रांसलेशन एक ही हो गया, सेमिनार और सिंपोजियम, बट सेमिनार अलग होता है, सिंपोजियम अलग होता है। सेमिनार जो होता है वो 3-4-5 घंटे से चल सकता है, सिंपोजियम जो है एक शॉर्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो प्लीज मार्क सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आपके सामने कुछ डेटा के पार्ट दे रखे। अब आपको यह बताना है कि डेजर्शन के कौन से कोर एलिमेंट हैं, ठीक है। अब काफी सारे पार्ट है। अब देखो इसमें जो बात की जाए, हमारा कौन सा पार्ट जो है रिसर्च के अंदर आएगा ही आएगा। इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है इंट्रोडक्शन हो, एग्जीक्यूटिव समरी की भी जरूरत नहीं है, रिसर्च प्लान, देखो अगर देखा जाए इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोलॉजी, रिजल्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारा, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन यानी प्रॉब्लम फॉर्मेशन भी चाहिए, लिटरेचर रिव्यू भी चाहिए। लिटरेचर रिव्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च मेथोलॉजी भी होनी चाहिए, रिजल्ट भी होना चाहिए, और डिस्कशन और कंक्लूजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फोर्थ है ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट और भी है, बट फोर्थ वाला जो है ना ये ज़्यादा एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये आपका रिसर्च के पार्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसलिए फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 39वां, रिसर्च डिजाइन क्या है। रिसर्च डिजाइन क्या है? तो रिसर्च डिजाइन एक तरीके का ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस किस स्टेज पर हम लोग अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, ये है रिसर्च डिजाइन, ठीक है।
अब इसमें करेक्ट आंसर अगर आप लगाएं तो उसमें आएगा चौथा। तो रिसर्च डिज़ाइन एक तरीके का एक पूरा का पूरा ऐसा रूपरेखा है जिसके अंदर हम डेटा को किस तरीके से संग्रहित करेंगे और उसका विश्लेषण किस तरीके से करेंगे ये बताते हैं। तो प्लीज मार्क फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इज नोन एज अ रिसर्च डिजाइन। प्लीज मार्क फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, सैम्पलिंग केसेस से हम लोग क्या समझते हैं? नमूनाकरण मामले का मतलब है सैम्पलिंग यूजिंग अ सैम्पलिंग फ्रेमिंग, identify people who are suitable for the research, literally the research briefcase, sampling of people, newspaper, television program, etc. सैम्पलिंग केसेस का मतलब क्या है? देखो सैम्पलिंग केसेस का मतलब ये है जो हम लोग डेटा गैदर कर रहे हैं, जो भी हमारी ऑडियंस है, अब वो ऑडियंस हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है, बहुत जगह मिल सकती है, तो उसी को हम लोग जो है सैम्पलिंग केस के नाम में ले रहे हैं। तो सैम्पलिंग के लिए हम लोग न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम जो है एक्सेट्रा सभी को हम लोग जो है सैम्पलिंग केस में रखते हैं। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने आपके ये जो और सवाल थे वो यहाँ पे पूरे क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिली होगी। तो एक टॉपिक हमारा आईसीटी कवर किया, एक टॉपिक हमने रिसर्च कवर किया, अगले 20 क्वेश्चन हमारे आपके एक अलग टॉपिक पे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग आपके लिए पूरे के पूरे 1000 सवाल जो है यहाँ पे लेके आएंगे, और ये 1000 सवाल आपके यूजीसी नेट पेपर 1 और सेट एग्जाम पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप भी करिएगा, और इसी तरीके से आगे भी आपके सामने बहुत सारे सवाल आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम को ये सवाल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा ज़रूर, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा। क्लियर है? अब इसके अलावा हमारा ये जो वीडियो मैंने आपके सामने दिया है, इसका जो पीडीएफ है ना, हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसे ज्वाइन कर लेना। और हो सके तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी अपने पास रख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसको भी आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते, क्योंकि अभी हम लोग जब ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हो जाएंगी तब हम लोग जो है आपके लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे आपके लिए यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर, और उसमें हम लोग जो है आपके लिए बहुत सारे सवाल जो है आपके लिए लेकर आएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब तो आपसे आज के इस वीडियो में हम लोग इजाज़त लेते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, जिसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।